अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो अपना लेक्चर छोड़ा था वो डेटा टाइप्स के ऊपर। यानी मैंने सिर्फ डेटा टाइप डिफाइन कर दी थी कि डेटा टाइप होती क्या है। चार तरह के हमारे पास डेटा टाइप्स हैं सी लैंग्वेज में: इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और डबल। अच्छा, मेन प्रोग्राम को चलाने से पहले इसमें कुछ एडिशनल चीज़ देख लेते हैं जो आपने शायद अपने सेकेंड ईयर का कोर्स पढ़ते वक्त नहीं किया होगा। जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इंटीजर जो है बेसिकली मेमोरी के अंदर जो है वो 2 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करता है। फ्लोट 4 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इस तरह से कैरेक्टर जो है वो आपका 1 बाइट का स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है, और डबल जो है वो 8 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है आपकी मेमोरी में। तो इसको हम देख भी लेते हैं क्या ये जो हमने बात बोली सही है या नहीं। एक तरीका ये है कि आप बुक से वेरीफाई कर लें, बुक में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 4 के अंदर, बिल्कुल। और इसको हम यहाँ पे भी ऑनलाइन यानी हम टर्बोसी पे भी चेक कर सकते हैं एक्चुअली कि इंटीजर का साइज़ क्या है, फ्लोट, कैरेक्टर या डबल का साइज़ क्या होता है। तो मैं एक छोटा सा कोड यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप देखिएगा। अगर आपके पास कोई नोटबुक वगैरह है करीब में तो अच्छी बात है, आप उसको साथ साथ नोट भी करते हैं, नहीं तो कोई मसला नहीं है, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोड लिखने जा रहा हूँ। इन सब चीज़ों के बारे में मैं लास्ट टाइम बता चुका था आपको कि हैश इंक्लूड क्या है, मेन क्या है, गेट सी एच वगैरह क्या है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे वो कोड लिखने जा रहा हूँ कि जिससे हम बेसिकली अपने डेटा टाइप का साइज़ मालूम कर सकते हैं। तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जस्ट हमने क्या किया, मैंने लिखा printf, मैंने यहाँ पर लिखा साइज ऑफ इंटीजर। हमें ये बात पता है कि जो हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख रहे होते हैं वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारी अपनी मर्ज़ी है कि मैं उसको स्मॉल में लिखूँ या मैं उसको कैपिटल में लिखूँ, क्योंकि वो डेटा जस्ट प्रिंट होना है मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहे लिखना वो आप लिख सकते हैं, लेकिन इस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते। जिस तरह का फंक्शन आपको बना के दिया गया है आपने उसको वैसे ही यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, एक और एडिशनल बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ जो कि आपकी शायद बुक में जो आपकी टेक्स्ट बुक है सेकेंड ईयर की उसमें ना लिखा हो। बेसिकली हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में पढ़ा था। तो हमारे पास अभी मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, लिखूंगा अभी मैं यहाँ पर आगे चल के बताऊंगा कि हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं। तो इंटीजर के लिए अगर आपको याद हो तो आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया था %d, ठीक है ना। लेकिन इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर %i भी होता है जो कि बुक में मेंशन नहीं है। आप %i यूज़ करें या %d यूज़ करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। दोनों एक ही तरह से काम कर रहे होते हैं। जस्ट साइन और अनसाइंड वैल्यूज़ का प्रॉब्लम होता है, वो हम आगे चल के उसको देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे %i से इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। %i मैंने यहाँ पर लिखा, और हमें ये बात पता है कि जब हम %i यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करना होता है कि बेसिकली इस %i यानी इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की वैल्यू आएगी कहाँ से। तो अब मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास इंटीजर डेटा टाइप का साइज़ क्या होता है। तो एक हमारे पास कीवर्ड है साइज ऑफ का, ठीक है ना। साइज ऑफ का ब्रैकेट मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया जिसमें मैंने लिख दिया int, यानी कि मैं इंटीजर डेटा टाइप का साइज मालूम करना चाहता हूँ, ठीक है ना। इसी तरह से मैंने जैसे सेलेक्ट किया और मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। टर्बो सी के अंदर कॉपी करने का तरीका जो होता है वो नॉर्मल नहीं है। यानी आप नॉर्मली आप किसी डॉक्यूमेंट में या किसी फोल्डर को कॉपी करते हैं अगर कीबोर्ड से, तो आप प्रेस करते हैं कंट्रोल C, ठीक है ना, कॉपी हो जाता है। लेकिन टर्बो सी के अंदर जो कॉपी करने का तरीका है वो है कंट्रोल इंसर्ट। इंसर्ट का बटन आपकी कीबोर्ड पे मौजूद है, आपने कंट्रोल प्रेस करना है और इंसर्ट प्रेस करना है, तो ये पूरी लाइन जो है वो
कॉपी हो जाएगी। और इसको पेस्ट करने का तरीका क्या है, शिफ्ट इंसर्ट, ये सेम लाइन कॉपी हो जाती है। तो हमने हमारे पास 4 डेटा टाइप्स हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको 4 दफ़ा पेस्ट कर लेता हूँ। और अब मैं इसे चेंज कैसे करूँगा, यहाँ पे मैंने जो लिख दिया कि मुझे फ्लोट का मालूम करना है, मैंने लिखा FLOAT फ्लोट, और ये परसेंट आ ही रहेगा क्योंकि बेसिकली मैं इसका साइज़ मालूम कर रहा हूँ। तो मैं एक इंटीजर, क्योंकि साइज़ जो है वो एक इंटीजर वैल्यू, अगर आपको याद हो मैंने बताया था 2 बाइट्स फॉर इंटीजर, 4 बाइट्स ऑफ फ्लोट, 1 बाइट फॉर कैरेक्टर एंड 8 बाइट फॉर डबल। तो ये सारे के सारे क्या हैं, होल नंबर्स हैं। तो इसको मैं अभी परसेंट आई या परसेंट डी से ही डिनोट करूंगा। अभी यहाँ पे परसेंट एफ और परसेंट सी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जस्ट इसका साइज मालूम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा मैं फ्लोट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा CHAR यानी कैरेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको भी कर देता हूँ कैरेक्टर, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, डबल, ठीक है। और यहाँ पे भी आ जाएगा डबल, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे, जो मैं लास्ट टाइम यानी लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि गेट CH टर्बो सी में जो लिखना ज़रूरी होता है, वो क्यों होता है मैं आपको आज अभी बता देता हूँ। ये मैं यहाँ से गेट CH को मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए कि एक्चुअली क्या होगा कि ब्लैक स्क्रीन, हल्की सी एक लाइन आई थी बीच में और वो दोबारा से चली गई, लेकिन डेटा प्रिंट हुआ था, डेटा मॉनिटर की स्क्रीन पे प्रिंट हुआ होगा, लेकिन मैंने अपनी स्क्रीन को होल्ड करने के लिए कोई कमांड या इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी। तो अब मैं यहाँ पे जो मैंने गेट CH के बारे में लास्ट टाइम बताया था, तो वो मैं यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आप मैं इसको रन करूँगा तो एक बार ये डेटा लिखा हुआ पहले से ही प्रिंट होगा। इसको मैं दोबारा से रन करूँगा तो नया डेटा नई लाइन पे, यानी आपको ये वाली 4 चीज़ें जो हैं वो 2 बार लिखी हुई नजर आएंगी। एक तो पहले जो मैंने रन किया था वो प्रिंट हो गया होगा, लेकिन मुझे स्क्रीन होल्ड हुई भी नज़र नहीं आई, क्योंकि अब मैंने गेट CH लिखा है तो अब मेरे पास वो स्क्रीन होल्ड हुई भी नज़र आई होगी, ठीक है ना। तो मैं इसको अब रन करता हूँ तो आप देखें मेरे पास 2 बार ये पूरा डेटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं इसको दोबारा से सही कर देता हूँ, जो कि लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर क्लियर स्क्रीन भी एक चीज़ होती है, तो वो मैं यहाँ पर लिखा दिखाता हूँ CLR SCR, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मेरे पास जो डेटा है वो बिल्कुल साफ सुथरा और अलग बिल्कुल नज़र आएगा। जब मैं चलाऊँगा ये बार बार क्या करेगा कि पुरानी स्क्रीन को रिफ़्रेश कर देगा और नए डेटा को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। मैं इसको चलाता हूँ तो आप देखिएगा आपका पुराना डेटा सब कुछ रिमूव हो गया होगा और फ्रेश स्क्रीन पर ये आपकी 4 चीज़ें नज़र आएंगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइज ऑफ इंटीजर 2, साइज ऑफ फ्लोट 4, साइज ऑफ कैरेक्टर 1 एंड साइज ऑफ डबल 8, ठीक है ना। तो ये 2, 4, 1 और 8 क्या है, ये बाइट्स हैं, ये बाइट्स स्पेस बता रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि हमने बुक वगैरह में और अभी भी यहाँ पे जब मैंने इसको चलाया है तो यहाँ पे इंटीजर का जो डेटा क्या कहते हैं, जो मेमोरी साइज बता रहा है यानी मेमोरी स्पेस बता रहा है वो 2 बाइट्स बता रहा है। बट ये 2 बाइट्स भी होता है और 4 बाइट्स भी होता है, इट डिपेंड्स अपॉन कंपाइलर। टर्बो सी बेसिकली 2 बाइट्स का स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर इंटीजर, लेकिन अगर आप कभी ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करें तो वो आपको इंटीजर का ही साइज़ 4 बाइट्स बताएगा। इसको अभी हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि मैं यही तमाम कोड जो है ये मैं ऑनलाइन कंपाइलर पे लिखता हूँ, तो वहाँ आप देखिएगा कि आपके पास डेटा क्या आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर पे आ गया हूँ और मैं वही सारी चीज़ें जो हैं वो अब यहाँ पे भी लिखने जा रहा हूँ। प्रिंट है साइज ऑफ इंटीजर इक्वल्स टू %i लिख लें या %d लिख लें, बात एक ही है, ठीक है। \m और कॉमा साइज ऑफ
int। ठीक है, मैं इस लाइन को पूरा कॉपी कर रहा हूँ और एज इट इज़ जैसे मैंने 4 लाइनें वहाँ लिखी थी, इसको भी मैं 4 दफ़ा यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ फ्लोट, यहाँ पे भी कर देता हूँ फ्लोट। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ कैरेक्टर और इसको मैं कर देता हूँ CHAR 4, इसको कर देता हूँ डबल और यहाँ पे भी कीवर्ड क्या आ जाएगा, डबल। ठीक है, अब इसको जब मैं प्रिंट करूँगा ना तो वो देखिएगा इंटीजर का साइज जो है वो 4 बाइट बताएगा। इसको चेक कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर ये मैंने इसको हाईलाइट किया है बॉटम पे। तो देखें साइज ऑफ इंटीजर क्या आ रहा है 4, साइज ऑफ फ्लोट क्या आ रहा है 4, साइज ऑफ कैरेक्टर 8 और साइज ऑफ डबल सॉरी साइज ऑफ कैरेक्टर 1 और साइज ऑफ डबल 8 आ रहा है। और इसका मतलब क्या है कि अब जितने भी अपडेटेड कंपाइलर्स आ रहे हैं वो इंटीजर के लिए 4 बाइट का स्पेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि टर्बो सी एक पुराना कंपाइलर है तो वो आपको इंटीजर के लिए 2 बाइट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में अगर ये सवाल आता है कि व्हाट इज़ द मेमोरी स्पेस ऑफ इंटीजर, तो आपने 2 बाइट्स ही लिखना है जो कि आपकी बुक में मेंशन है। ठीक है ना, ये मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ बता दिया। कभी आप इंटरनेट पे कोई सर्च कर रहे हो और आपने 4 बाइट देख लिया तो आप मुझे कहें कि भाई ये गलत पड़ गया, कि उसने गलत बता दिया था। ऐसा नहीं है, बुक में भी सही लिखा हुआ है, आपका इंटरनेट जो बता रहा है वो भी बिल्कुल सही है। इट्स डिपेंड्स अपॉन कंपाइलर के आप कंपाइलर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं तो वो 4 बाइट बताएगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा इंटरनेट पे भी अगर आप इसको सर्च करते हैं तो वहाँ पे भी लिखा आता है कि द साइज ऑफ इंटीजर इज़ 2 और 4, यानी 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो इस तरह के इंटरनेट पे भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो बिल्कुल सही है कि अभी हमने देख लिया कि आपका टर्बो सी पे जो साइज बता रहा था वो 2 बाइट्स बता रहा था, बट ऑनलाइन यहाँ पे कंपाइलर पे क्या बता रहा है 4। ठीक है, तो इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान सी चीज़ है। अब हम ज़रा आ जाते हैं अपनी डेटा टाइप की एक्चुअली हैंड्स ऑन के ऊपर, जो कि अब हमें करना है। यहाँ पर मैं टर्बो सी दोबारा से ओपन कर देता हूँ और इसको मैं स्क्रीन वाइट कर देता हूँ थोड़ी सी। अच्छा, अब आ जाते हैं। मैं यहाँ पे जो हमने एक्चुअली अब डेटा टाइप के प्रोग्राम्स करने हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि डेटा टाइप क्या है और रिवीजन होती हो जाएगा थोड़ा सा। मैंने यहाँ पर इंटीजर के लिए जो उसका सिंबल होता है वो क्या होता है INT। वेरिएबल मैंने ले लिया x और उसमें एक वैल्यू रख दी 7। ठीक है, एक मैंने डेटा टाइप यहाँ पर रखी फ्लोट और उसका वेरिएबल रख दिया मैंने y और उसकी वैल्यू मैंने रख दी 6.98। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने रखा कैरेक्टर का जो सिंबल है वो है CHAR 4। वेरिएबल मैंने रख दिया z और इसका डेटा मैंने रख दिया k। ठीक है ना। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है, ज़रा देखिएगा यहाँ पर आपको ऑनलाइन नज़र आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे मैंने वेरिएबल का आप कलर देखें तो वो ग्रीन नज़र आ रहा है और उसके डेटा का कलर यहाँ पे 7 है। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा क्लियर हो गया कि ये जो ग्रे कलर में नज़र आ रहा है ये इंटीजर कोई नंबर है यानी डेटा है और ये इसका वेरिएबल है। और INT वाइट कलर में हमें नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये कोई कीवर्ड है। ठीक है ना। इस तरह से फ्लोट क्योंकि वाइट में नज़र आ रहा है तो वो कीवर्ड हो गया एक, और वाई ग्रीन में नज़र आ रहा है तो वो वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, और फ्लोट को यानी फ्लोट और इंटीजर को अलग दिखाने के लिए यहाँ पे कंपाइलर में फ्लोट जो है वो ऑरेंज कलर से आपको नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये भी कोई डेटा होगा। लेकिन जब हमने कैरेक्टर के अंदर z=k लिखा तो देखें के को भी वो ग्रीन दिखा रहा है, यानी आप भी वो के को भी एज अ वेरिएबल सपोज कर रहा है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि के मेरा डेटा हो। ठीक है ना। तो कैरेक्टर को याद रखिएगा जब भी हम इस तरह से
असाइन करते हैं तो मैं हर कैरेक्टर को सिंगल कोटेशन में असाइन करता हूँ इस तरह से। तो अब आप देखिएगा कि उसका कलर जो है तो वो चेंज हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि के एक डेटा है जो कि जेड वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है, ठीक है ना, या के असाइन कर दिया गया है जेड को। बात क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, 10 मिनट के अंदर जो है ये मीटिंग थोड़ी सी ख़त्म हो जाएगी, तो आपने क्या करना है कि उसी लिंक पे दोबारा से क्लिक करना है और उसको आपने दोबारा से कनेक्ट हो जाना है, ठीक है ना। ठीक है, अगर ये मीटिंग अगर खुद ब खुद आपके के डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपने इसको दोबारा से उसी लिंक पर क्लिक करके दोबारा से आ जाना है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं डबल भी लिख देता हूँ, डी यू बी, और इसका वेरिएबल मैं दे देता हूँ ए, ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ 89 पॉइंट समथिंग कुछ भी। अभी मैंने सिर्फ ये एक रैंडम एक वैल्यू इधर रख दी है, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट करने के लिए मैंने लिखा प्रिंट एफ, और मैंने यहाँ पर लिखा इंटीजर वैल्यू इक्वल्स टू %d। अब बेसिकली ये %d क्या है, ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। यानी कि आपने ऊपर यहाँ पे डेटा तो असाइन कर दिया कि x जो है वो इंटीजर है, y जो है वो फ्लोट है, z जो है वो कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पे कंपाइलर को कैसे पता लगेगा कि बेसिकली इंटीजर का टाइप क्या है, इंटीजर एक होल नंबर है, या इंटीजर एक डेसिमल पॉइंट नंबर है, या इंटीजर एक कैरेक्टर है। तो मुझे इंटीजर का यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी फॉर्मेट को भी स्पेसिफाई करना पड़ता है कि अगर %d लिखा है तो इसका मतलब है कि वो होल नंबर ही होगा, %f लिखा है तो इसका मतलब है कि वो डेसिमल नंबर ही होगा, अगर %c लिखा है तो वो फॉर्मेट स्पेसिफाई कर रहा है कि ये कैरेक्टर ही होगा, अदरवाइज और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, जब भी हम %d मेंशन करते हैं कहीं पर तो उसका मुझे आर्ग्यूमेंट बताना पड़ता है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर एक्चुअली डेटा आएगा कहाँ से, यानी किस वेरिएबल से आएगा। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल इंटीजर के लिए कौन सा रखा था, x, तो वो मैंने x यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट मैं लाइन लिखता हूँ फ्लोट के लिए। तो फ्लोट के लिए मैंने क्या लिखा, फ्लोट वैल्यू इज इक्वल्स टू, फ्लोट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है हमारे पास %f, और जिसका वेरिएबल है वो है y। इसमें मैं \n भी यूज करता हूँ ताकि हर डेटा जो है वो नेक्स्ट लाइन पे अच्छे से आपको नजर आए, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंट एफ और कैरेक्टर, कैरेक्टर इक्वल्स टू %c। %c इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है ना। और उसका जो वेरिएबल है मेरे पास अभी z है, और प्रिंट एफ डबल वैल्यू इज इक्वल्स टू %lf, ठीक है। तो डबल का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है %lf, और इसको मैं, इसका वेरिएबल था मेरे पास a। अब जस्ट मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास देखिएगा कि डेटा किस तरह से आएगा। थोड़ा सा डेटा को यहाँ पे याद रखिएगा कि x की वैल्यू जो है वो 7 थी, y की 6.98, ठीक है, कैरेक्टर जो है वो k है, और डबल जो है 89.098 है। जब आप देखिएगा, जब मैं इसको रन करूँगा तो आपको फ्लोट और डबल कुछ अलग डेटा नज़र आएगा, उसकी वजह अभी बता देता हूँ। मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिएगा कुछ एक्स्ट्रा डेटा यहाँ पर मेरे पास नज़र आ रहा है।
इंटीजर की वैल्यू तो 7 ही आ रही है और कैरेक्टर की वैल्यू k आ रही है, लेकिन फ्लोट मैंने 6.98 लिखा था, बाकी वो उसने अपने पास से 0000 लगा दिया, ठीक है ना। और डबल के अंदर देखिएगा मैंने 89.098 लिखा था, उसने अपने पास से 3 जीरो मजीद लगा दिए, ठीक है। और अगर इस पे गौर करें फ्लोट और डबल की नंबर ऑफ वैल्यूज़ पर, तो डबल में नंबर ऑफ वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, यानी 8 इज़ अ वन वैल्यू, 9 इज़ अ वन वैल्यू, 0.098, तो ये ज़्यादा हैं और वहाँ फ्लोट के अंदर कम है। क्यों? क्योंकि फ्लोट की डेटा टाइप क्या जो जो मेमोरी स्पेस क्या था, वो 4 था, और डबल का क्या है, 8 है। तो ऑटोमेटिकली डबल जो है वो फ्लोट से ज़्यादा नंबर्स को स्टोर कर सकता है अपने पास। अब यहाँ पे ये ज़बरदस्ती ज़ीरो कंपाइलर ने क्यों क्यों लगाया, क्योंकि होता क्या है कि इंटीजर जो है, अब 7 को जब मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा तो अकॉर्डिंग टू बिट रूल जो है वो 7 का कोड क्या होगा, 111, यानी 1 1 और 1, बाइनरी कोड 7 का 111 होता है। उसने जब उसके आगे, यानी आपको पता है कि एक MSB होता है और एक LSB होता है, ठीक है ना, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि अगर एक नंबर लिखा हुआ है 7, तो 7 के राइट हैंड साइड वाली जो जो भी लाइन है वो क्या है, हमारे पास LSB है, और लेफ्ट हैंड वाली साइड जो है वो MSB है, ठीक है ना। तो अगर मैं MSB के अंदर ज़ीरो बढ़ाता हूँ तो मेरे पास डेटा में कोई ओरिजिनल फ़र्क, यानी ओरिजिनल डेटा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 05, तो इसका मतलब क्या है, मैं 5 कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। मैं कहता हूँ 005, तो इसका मतलब भी क्या है कि मैं 5 ही कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 500, तो इसका मतलब है अब ये 5 नहीं, अब ये 500 हो गया। बात क्लियर है? तो जब आपके कंपाइलर ने इंटीजर के आगे ज़ीरो लगाने शुरू किए तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू क्या है, वो तो 7 ही रहेगी। तो आपको वो यानी होल वैल्यू से पहले ज़ीरो उसने शो नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन फ्लोट के अंदर क्योंकि वो पॉइंट के बाद आ रहा था, तो 00 मेंशन करना यानी मैथमेटिक्स रूल के मुताबिक ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो आपके कंपाइलर ने भी क्या किया कि जितना स्पेस 4 बाइट्स में से जितना स्पेस 6 ने घेरना था, पॉइंट ने घेरना था, 9 ने घेरना था और 8 ने घेरना था, वो तो घेर लिया। अब जितनी बाकी जगह बची उसमें उसने अपनी मर्जी से ज़ीरो लगा दिया, ठीक है। कैरेक्टर में क्योंकि होता ही एक बाइट है, तो के जो है वो एक बाइट में पूरा फिल हो जाता है, तो इसके आगे आप, यानी कैरेक्टर के अंदर आप दो कैरेक्टर यानी दो डेटा आप दे नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ के और एच आ जाए, तो एच नहीं आएगा, सिर्फ के प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। या अगर मैं एच पहले लिख दूँ और के बाद में लिखूँ, तो वो के को खुद ब खुद हटा देगा और एच को प्रिंट कर देगा। आप ये समझ लें कि बेसिकली मेमोरी स्पेस जो है वो कुर्सी है एक, ठीक है ना। जितनी डेटा टाइप के पास कुर्सियां होंगी वो उतना ही अपने पास डेटा बैठा सकता है, अदरवाइज वो बाकी सबको एलिमिनेट कर देगा, ठीक है ना। अब मैं इसी डेटा को यहाँ पे हटा रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ फ्लोट के अंदर 6.98 में मैं 4 नंबर और ऐड कर देता हूँ, तो अब आप देखिएगा कि वहाँ से जीरो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और डबल के अंदर मैं सारे पॉइंट वाले जो पॉइंट के बाद नंबर हैं वो सब मैं हटा देता हूँ, तो देखिएगा वो अपने पास से पॉइंट के बाद सब में जीरो लगा देगा। जरा इसको चेक करते हैं। मैं इंटीजर में 0.987 लिख देता हूँ, तो ये इंटीजर को क्या करेगा, सिर्फ पॉइंट से पहले की वैल्यू 7 लेगा, अदरवाइज पॉइंट के बाद की वैल्यूज हटा देगा, क्योंकि इंटीजर का फॉर्मेट ही नहीं है कि वो डेसिमल नंबर को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है ना। मैं यहाँ पे 4 नंबर और ऐड कर देता हूँ, 3 4 5 6। तो अब देखिएगा जब आप मैं इसको चलाऊंगा तो वो 3 4 5 6 को यानी 3 4 5 6 को ही प्रिंट कर देगा, और मेरे पास जो 00 आ रहा था पहले वो नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा, और डबल के अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से पॉइंट की सारी वैल्यूज हटा देता हूँ, तो ये देखेगा अपने पास से ये क्या करेगा, पॉइंट्स लगाना शुरू कर देगा। और कैरेक्टर को मैं क्या करता हूँ, एच लिख देता हूँ इसमें, तो ये क्या करेगा, के को प्रिंट करेगा, यानी जो सबसे पहले होगा उसको प्रिंट करेगा, एच को ये हटा देगा। इसको रन करते हैं तो देखिए क्या हुआ,
मैंने 7 के साथ यानी इंटीजर में 7 पॉइंट समथिंग कुछ डेटा लिखा था, तो उसने इंटीजर के फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हुए पॉइंट से पहले की वैल्यू ली, बाकी सब हटा दिया। याद होगा आपको कि आपने फ्लोट में देखा था कि 9.83456 यानी पहले जो था वो 6.98 था, तो उसने 4 जीरो अपने पास से लगा दिए, ठीक है ना। जब मैंने डेटा के अंदर 4 नंबर ऐड कर दिए तो उसने उन जीरो को हटा के उनकी। अच्छा, तो मैं ये बात कह रहा था कि हमने क्या किया था कि फ्लोट में से तमाम डेटा को हटा दिया था, क्योंकि फ्लोट हमें पता है कि डेसिमल पॉइंट नंबर को यानी डेसिमल वैल्यूज को सपोर्ट करता है। अगर मैं उसमें इंटीजर वैल्यू भी डाल दूं तो उसने क्या किया, अपने पास से 89 के बाद जीरो जीरो लगा दिए। क्यों? क्योंकि उसे डेसिमल पॉइंट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी। बात क्लियर है ना यहाँ तक? कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। आसान सी बिल्कुल बेसिक सी चीज़ थी, लेकिन अच्छा, अब इसमें एक दो चीज़ें और हैं कि इंटीजर और इन तमाम चीज़ों पे तो हमने देख लिया, और आपने कैरेक्टर में भी एक्सपीरियंस कर लिया कि उसने के को प्रिंट करने के बाद एच को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक बाइट का स्पेस था जिसमें के आ गया, एच की कोई जगह नहीं थी, तो उसने एच को हटा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कैरेक्टर हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू को सपोर्ट यानी एक ही वैल्यू को प्रिंट कर सकता है। मैं इसको हटा रहा हूँ और यहाँ पे फ्लोट में मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आप लोग को। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे पास फ्लोट में ये जो वैल्यू प्रिंट हो रही थी, ये वैल्यूज जितनी भी हों, लेकिन मुझे पॉइंट के बाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स नज़र आने चाहिए। तो उसके लिए एक छोटा सा आपने काम क्या करना है, ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे जस्ट आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर एफ से पहले और परसेंट के दरमियान लिख देंगे 0.2। तो इससे क्या होगा, ये आपको यहाँ पे आप डेटा देखिएगा क्या है, 6.983456। मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास नज़र आएगा 6.98। देखिएगा 6.98 आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर और सिर्फ डेसिमल के बाद 2 डिजिट को प्रिंट करवाने की एक इंस्ट्रक्शन लिख दी। मैं इसको 0.3 कर दूंगा तो ये 3 डिजिट दिखाएगा इस तरह से, ठीक है ना। 6.983 हो गया। तो ये चीज़ जहन में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो थी बेसिक चीज़ें बिल्कुल फ्लोट की, सॉरी डेटा टाइप्स की। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा वैल्यूज़ को अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं वैल्यूज़ के साथ। मैंने यहाँ पर लिखा इंटीजर। अब थोड़ा सा हम डेटा को प्रोफेशनल वे में लिखेंगे। मैंने लिखा इंटीजर a इक्वल्स टू 6 और इंटीजर b इक्वल्स टू 5। ठीक है ना। एक तो तरीका ये है कि आपने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करवाए ए और बी के नाम के, और एक में वैल्यू 6 है, एक में 5 है, और आपने उसको अलग अलग लाइन में इस तरह से लिख दिया। बट प्रोफेशनल तरीका क्या है कि कम से कम लाइन का कोड होना चाहिए और काम पूरा होना चाहिए उससे। होता क्या है कि जितना आप नंबर ऑफ लाइंस अपने प्रोग्राम के अंदर बढ़ाते हैं, प्रोग्राम का जो स्पेस होता है, जो प्रोग्राम का साइज होता है, क्योंकि अगर आप इसको सेव कर रहे हैं तो ये आपकी हार्ड ड्राइव में कहीं ना कहीं सेव तो हो रहा होगा। तो मेमोरी आपकी क्या होती है, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ाने से मेमोरी भी ज़्यादा ऑक्यूपाई होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एक कोड ऐसा है जो कि आपका नाम 10 दफ़ा प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना। अब आपने उसमें 10 मरतबा प्रिंट एफ अपना नाम लिखा, यानी एक लाइन में लिखा प्रिंट एफ अपना नाम, फिर दूसरी लाइन प्रिंट एफ अपना नाम, फिर तीसरी लाइन प्रिंट एफ अपना नाम। आपको 10 दफ़ा प्रिंट करना था, आपने वो नाम 10 मरतबा लिखा, सही है, और उसको सेव कर दिया। फिर आप लिखेंगे एक ही प्रिंट एफ लिखेंगे, ठीक है, और अपना नाम उस एक ही प्रिंट एफ में स्पेस देकर या \n देकर 10 दफ़ा अपना नाम लिख दें। लेकिन प्रिंट एफ की लाइन एक ही है। जब आप उसको सेव करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका जो 10 दफ़ा आपने प्रिंट एफ लिखा था और आपने जहाँ एक दफ़ा प्रिंट एफ लिखा, काम एक ही हो रहा है, 10 दफ़ा आपके नाम प्रिंट हो रहे हैं, बट उन दोनों के मेमोरी स्पेस के अंदर आपको काफ़ी फर्क नज़र आएगा।
ठीक है ना। तो अच्छा तरीका क्या है कि मैंने यहाँ पर लिखा इंटीजर, ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको कह दूँ इंटीजर a इक्वल्स टू 6 कॉमा b इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर एक ही दफ़ा मैंने इंटीजर लिखा, तो एक लाइन में दोनों वेरिएबल को लिखने का मकसद क्या हुआ कि मेरे पास a का भी डेटा टाइप इंटीजर है और b का भी डेटा टाइप इंटीजर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लिया c, जो कि बिल्कुल क्या है, ब्लैंक है, ठीक है। और इसको मैं अब यहाँ पे मैं करता हूँ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या है, मैं चाहता हूँ कि मेरा ए और बी आपस में प्लस हो जाए, पर ए और बी का जो आंसर है वो कहाँ जाए, सी के अंदर जाए। तो मैंने पहले लिखा सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी ए और बी का जो अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा उसका आउटपुट किसको चला जाएगा, सी को असाइन हो जाएगा, यानी ए और बी का जो भी सम नंबर आएगा वो सी की वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एफ सी इज इक्वल्स टू परसेंट डी, और आउटपुट कहाँ से आ रहा है, यानी सी की वैल्यू कहाँ से आ रही है, इस कैरेक्टर सी से, सॉरी इस इंटीजर सी से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सी, ठीक है। या आप इसको और अच्छे तरीके से आप लिखना चाहते हैं तो आप एक काम करें, मैं आपको वह बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा परसेंट डी प्लस परसेंट डी इज इक्वल टू परसेंट डी। अब यहाँ पे मैंने 3% डी लिखा है, तो अब इसका मतलब क्या है कि मुझे 3 आर्गुमेंट्स चाहिए होंगे। हम जब भी हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो तो हम किस तरह से हम लिखते हैं कि 6 + 5 इज इक्वल टू 11, ठीक है ना। तो अब मैं भी चाहता हूँ कि मेरा डेटा भी मुझे ऐसे ही शो हो, ऐसा ही नजर आए। तो मैंने क्या किया कि एक दफ़ा परसेंट डी लिखा, प्लस का साइन लगाया, फिर परसेंट डी लिखा, फिर इक्वल्स टू, फिर परसेंट डी। अब मैं चाहता हूँ कि जो पहला वाला परसेंट डी था इसमें ए की वैल्यू आ जाए, यानी 6 आ जाए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ए लिख देता हूँ, फिर कॉमा बी लिख देता हूँ, और फिर कॉमा सी लिख देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला वाला परसेंट डी जो है वो इस ए के लिए है, दूसरा वाला परसेंट डी जो है वो इस बी के लिए है, और तीसरा वाला परसेंट डी जो है वो इस सी के लिए है। ये एक्चुअली रिस्पेक्टिवली काम कर रहा होता है। पहला परसेंट डी पहले आर्गुमेंट के लिए, दूसरा परसेंट डी दूसरे आर्गुमेंट के लिए, तीसरा परसेंट डी तीसरे आर्गुमेंट के लिए। अगर मैं यहाँ पे इसको ए की जगह और इसको बी की जगह लिख दूंगा तो वो भी डेटा आपका चेंज कर देगा। ये मैं नेक्स्ट उसमें अभी आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसको रन कर रहा हूँ, देखिएगा क्या है आउटपुट, 6 + 5 = 11, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, जो मैंने रिस्पेक्टिवली बात कही थी, रिस्पेक्टिवली वाली, कि पहला वाला जो परसेंट डी है वो पहले आर्गुमेंट के लिए, तो मैं इसको बी कर देता हूँ और इसको ए कर देता हूँ। तो अब वहाँ पे देखिएगा आउटपुट में क्या होगा, 5 + 6 लिखा हुआ आ रहा होगा। ये देखिएगा पहले 5 आ गया यानी बी की वैल्यू आ गई, और दूसरे पे 6 आ गया यानी ए की वैल्यू आ गई। तो हमेशा फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है, अगर मल्टीपल आर्गुमेंट्स और मल्टीपल परसेंट डी लिखा हुआ है यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा हुआ है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो रिस्पेक्टिवली काम करता है। यानी मींस पहले नंबर पे जो जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो पहले आर्गुमेंट के लिए होगा, दूसरे नंबर पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो दूसरे आर्गुमेंट के लिए होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो था सिंपल केस एडिशन का। अब मैं यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ऐड कर देता हूँ। वो ये करता हूँ कि मैं इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, दोनों को जो है वो इस तरह से लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं अब हम, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने ये कहा था कि जितना नंबर ऑफ लाइंस कम होंगी उतना ही साइज जो है वो आपके प्रोग्राम का कम होगा। तो अब मुझे अगर एक ही प्रोग्राम के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करना है, तो एक वेरिएबल तो हो गया मेरा
एडिशन यानी सी जो है वो एडिशन का आंसर रखेगा। अगर मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करवानी है तो मुझे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है, ताकि उसके अंदर सब्ट्रैक्शन की वैल्यू हो। अगर मुझे इसमें मल्टीप्लिकेशन भी करवानी है तो मुझे एक तीसरा वेरिएबल भी डिक्लेयर करना पड़ेगा जो कि ए और बी के अलावा होंगे, ठीक है ना। इस तरह से सी डी ई एफ यानी डिवीजन और मल्टीप्लाई भी आ जाएगा उसमें। तो अगेन इससे क्या होगा, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल यूज़ करूँगा तो आपकी मेमोरी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, यानी 2 बाइट्स फॉर ए, 2 बाइट्स फॉर बी, 2 बाइट्स फॉर सी। जब आप डी ई एफ भी इस्तेमाल करेंगे तो 2-2 बाइट हर एक वेरिएबल के लिए मेमोरी में बनता चला जाएगा। तो अब मेमोरी को अपनी सिक्योर करने के लिए, यानी मेमोरी को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि अब हम ये करते हैं कि भाई अब आप तीसरा वेरिएबल भी ना लो, हम 2 से ही काम चलाएंगे। वो हम कैसे करते हैं, अब हम यहाँ पे आर्गुमेंट्स के अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। ये तो जैसे लिखा हुआ था वैसे ही लिखा रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, मैंने लिखा ए कॉमा बी, तो इस परसेंट डी की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, ए की यानी 6 आ जाएगी, और इस परसेंट डी की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, बी यानी 3 आ जाएगी। लेकिन व्हाट अबाउट इन दोनों का एडिशन कहाँ जाएगा, तो मैंने क्या किया कि एक तीसरा वेरिएबल लेने के बजाय आर्गुमेंट के ही अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म कर दी, ए प्लस बी। इसको मैं रन करता हूँ तो देखिएगा आंसर क्या आएगा, 3 + 6 9, यानी इन दोनों का सम ऑटोमेटिकली कहाँ चला गया, इस परसेंट डी के अंदर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 6 + 3 क्या आ गया, 9 आ गया। तो बात क्या समझ में आई कि हमने यहाँ पर अपना तीसरा वेरिएबल का जो स्पेस बिला वजह आपका कंपाइलर बना रहा था वो आपने एफिशिएंटली उसको इस्तेमाल कर लिया। अब मैं यहाँ पर 4 ऑपरेशन यानी चारों ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ विदाउट टेकिंग एनी अदर वेरिएबल, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर लिखा अगेन परसेंट डी प्लस परसेंट डी इज इक्वल्स टू परसेंट डी, और ए कॉमा बी एज इट इज रहा। अब मुझे क्या करना था, सब्ट्रैक्शन करना था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए माइनस बी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो हमारा। कंट्रोल इंसर्ट फॉर कॉपी एंड शिफ्ट इंसर्ट फॉर पेस्ट। अगेन यहाँ पे मैंने शिफ्ट इंसर्ट कर दिया। इसको मैं कर देता हूँ ए मल्टीप्लाई बाय बी, और इसको कर देता हूँ ए डिवाइड बाय बी। अच्छा, अब इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखिएगा आपके पास मैं यहाँ पर जो है वो \n यूज़ कर लेता हूँ ताकि हर डेटा जो है वो अलग से नज़र आए, यानी अलग लाइन पे नज़र आए, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा कि अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे सेंटर वाला सिंबल भी चेंज करना भूल गया। ये तो प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, या आप स्टार लगा लें या एक्स लगा लें, बात एक ही है, लेकिन सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। यहाँ आप एक्स लगा देंगे तो इसको वो एज अ वेरिएबल सपोज करेगा और एरर दे देगा। तो स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, बट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आप स्टार लगाएं या एक्स लगाएं, बात एक ही है, कोई कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ मैंने डिवाइड के लिए डिवाइड का सिंबल यूज़ कर लिया। अब देखिएगा क्या है यहाँ पर, 6 + 3 9, 6 - 3 3, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18, और 6 डिवाइड बाई 3 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ये था हमारे पास बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन थे यहाँ पर, सही है। ये आपको समझ में आ गया। इंशाल्लाह जब हम आगे और भी चीज़ें कवर करेंगे तो आपसे मैं पूरा एक प्रॉपर कैलकुलेटर बनवाऊँगा कि अगर आपने 2 वैल्यूज़ को प्लस करना है तो आप प्लस का सिंबल प्रेस करेंगे तो वो आपको प्लस आउटपुट दिखाएगा। अगर आपने माइनस करना है तो आप माइनस प्रेस करेंगे, जैसे आप कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं कि आपने एक एक नंबर दबाया, फिर प्लस दबाया, फिर दूसरा नंबर दबाया, इक्वल्स टू दबाया, तो आपको आउटपुट दिखा देता है। तो इसी तरह से अब हम भी यहाँ पर एक कैलकुलेटर बनाएंगे, पर थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा एडवांस चीज़ें, अभी हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको यहाँ पे इंटीजर, फ्लोट और इन सब का थोड़ा सा चीज़ें आपको पता लग गई ना, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, अब हम एक चीज़ करने जा रहे हैं कि मेरा एक सवाल है कि अब हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं
वो क्या है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि वैल्यू को स्वैप कर सके। वैल्यू स्वैप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इंटीजर a इक्वल्स टू 6 लिखा हुआ है और इंटीजर b इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है, लेकिन अब मुझे ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि क्या हो कि मेरी a की जो वैल्यू 6 है वो b में चली जाए और b की वैल्यू जो 3 है वो a में आ जाए। ठीक है ना? तो मैं इसको ज़रा आप सबके माइक ओपन कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी अपना इनपुट दे सकें कि ये वाला काम कैसे होगा, और जिसको कोई सवाल करना है वो बआसानी अपना सवाल भी कर सके। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं रिकॉर्डिंग जो है वो पॉज कर रहा हूँ। जी, रिकॉर्डिंग फिर से मैंने स्टार्ट कर दी है। मैं इसको ज़रा साफ कर देता हूँ। ठीक है, और मैं जल्दी से इसकी लॉजिक को दोबारा से आप लोग को बता देता हूँ ताकि ये बंद होने से पहले। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था कि हमें वेरिएबल को अपने स्वैप करना है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से इसकी लॉजिक लिख देता हूँ। मेरे पास एक वैल्यू है जिसकी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 6 और बी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 3, और मैंने कहा था कि वैल्यू को मुझे स्वैप करना है, तो इसका सवाल बनता है स्वैपिंग द वेरिएबल विथ थर्ड वेरिएबल, विद टेकिंग थर्ड वेरिएबल, यानी आपने एक तीसरा वेरिएबल लिया और उसके जरिए से आप अपनी वैल्यू को स्वैप करवा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह से गिलास के पानी, मेरे पास 2 गिलास के पानी है, मैंने एक गिलास को पहले अपने एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर यानी टेम्परेरी गिलास में डाल दिया, तो मेरा एक गिलास जो है वो खाली हो गया। अब सिंपल क्या करना है, बी को ए के अंदर डाल देना है, तो बी की जो वैल्यू थी वो गिलास ए में आ गई, और इसी तरह से जो गिलास ए की वैल्यू थी जो कि एक टेम्परेरी वेरिएबल यानी सी में पड़ा हुआ था उसको मैं डाल दूंगा बी के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे वही चीज लिखने जा रहा हूँ, मैंने लिखा c इज इक्वल टू ए, यानी a की वैल्यू को मैंने कहाँ डाल दिया, c के अंदर, तो a क्या हो गया, खाली हो गया। फिर मैंने लिखा a इक्वल टू b, यानी b की वैल्यू को मैंने कहाँ डाल दिया, a में, अब b क्या हो गया, खाली हो गया। अब मैंने किया b इज इक्वल टू c, यानी c में जो a की वैल्यू थी वो कहाँ आ गई, ऑटोमेटिकली b के अंदर आ गई। तो अब मैं यहाँ पर प्रिंट एफ की लाइन लिखने जा रहा हूँ, प्रिंट एफ। अच्छा, मैं इसको इस लाइन से पहले जो है प्रिंट एफ यहाँ पे भी लिखना चाहता हूँ ताकि आपको डेटा जो है वो अच्छे से व्यू नज़र आ जाए। वो क्या मैंने लिखा, a इज इक्वल टू परसेंट एंड b इज इक्वल टू परसेंट d कॉमा a कॉमा b। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एफ आफ्टर स्वैपिंग \n a is equals to % d, b is equals to %, हम कैलकुलेशन ऊपर कर चुके हैं तो ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या हो जाएंगी, स्वैप हो जाएंगी। और मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिएगा आपके पास पहले, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा और फाइन ट्यून कर देता हूँ, मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब देखिएगा आपके पास सबसे टॉप पे क्या लिखा हुआ है, a इक्वल्स टू 6 एंड b इक्वल्स टू 3। आफ्टर स्वैपिंग क्या हो गई वैल्यू, a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 6। ये एक छोटी सी लॉजिक थी वेरिएबल स्वैपिंग की। ठीक है ना?